हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आयस में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। वो मेंस पर फोकस करें और जिनका नहीं हुआ उनको उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी भी जिनका सीसैट नहीं क्लियर हो रहा है। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जान रहा हूँ जिनका जीएस में 112 नंबर है और इस बार के पेपर में भी सीसैट नहीं क्लियर हुआ है। तो मैं ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, खासकर जो हिंदी माध्यम के हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं या जिनका भी मैथ्स और एप्टीट्यूड वीक है, उन सभी के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए। आप कैसे अप्रोच करें कि आपका नेक्स्ट ईयर सिर्फ जीएस डिसाइड करे कि आप मेंस लिखें या नहीं लिखें। सीसैट का कोई रोल ना रह जाए, क्योंकि सीसैट सिर्फ पासिंग है। तो आपको इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि एटलीस्ट सीसैट आपके लिए कोई रोल ना निभाए, सिर्फ आप जीएस पे फोकस कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी से क्या करना चाहिए, स्पेशली जिनका मैथ्स बहुत वीक है। ठीक है, मैं एक क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है ये क्लासेस हैं। तो आप जिनका भी मैथ्स वीक है, जिनको लग रहा है कि उनका कहीं से पढ़ने पर नहीं हो पा रहा है, तो एक बार क्लास ज्वाइन करके देखें। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा और आपका नेक्स्ट ईयर सीसैट नहीं रुकेगा। ये मेरी गारंटी है, स्पेशली जिनका मैथ्स बहुत वीक है। ठीक है, चलिए अब आपको देखिए क्या प्रॉब्लम क्या आती है। बेसिक प्रॉब्लम जो है, स्पेशली जिनका सीसैट में मैथ्स और रीजनिंग वीक है, जो भी हिंदी माध्यम के हैं, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, प्लस जो भी ह्यूमैनिटीज के हैं, ठीक है, इन सब की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इनको बचपन से मैथ से डर लगता है। रीजन जो भी आजकल आप देखिएगा, ये कहना थोड़ा सा हिंदी में अतिशयोक्ति हो सकती है, बट जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आप देखिएगा, वो जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए होते हैं, खासकर अब जो आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और सीबीएसई बोर्ड से वो जनरली मैथ से ही थ्रू कर रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के अभी भी बहुत बच्चे आते हैं। उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, उनको स्कूल्स में अच्छे फैकल्टी टीचर क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई होती नहीं है। ठीक है, उनका स्तर बहुत खराब है। अब ये कहना क्या कि कोई टीचर कैसे कह सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ वहाँ से। ठीक है, और मेरा 10th तक हिंदी मीडियम ही रहा है। उसके बाद मैंने अपना मीडियम चेंज किया, एंजॉइंग किया, तो चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, मेरे लिए रही हैं। बट मैं जानता हूं क्या कि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं 10th तक, उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैंने 10th तक के बच्चों को दिल्ली में भी 10th तक के बच्चों को पढ़ाया है, और 8-9th के बच्चों को जो मैं चूंकि एनजीओ से जुड़ा रहा हूं बहुत टाइम, तो मैंने वहां पर दिल्ली जो यहाँ के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे 8-9th के बच्चों को भी पढ़ाया है, उनका सब्सट्रैक्शन एडिशन तक प्रॉब्लम होती है। और इस बार भी जब मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनका सीसैट वीक रहा है काफी, उनको बेसिक चीजों में भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो आपकी सबसे बेसिक चीज की प्रॉब्लम होती है हिंदी माध्यम के जो आते हैं, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, उनको जो माहौल आपके अंदर डर बैठा हुआ है, आपके अंदर डर बैठा हुआ है। किस चीज का डर? मैथ्स का। ठीक है, ये बचपन से बैठा हुआ है, बचपन से डर ये बैठा हुआ। आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको, जो आपकी सबसे पहली लड़ाई है वो मैथ से, आपको अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं यहां कोई फिलॉसफी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझिएगा, राइट? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैं भी वहीं से उठ के आया हूं जहां से आप उठ करके आए हैं, तो मैं बेहतर से जानता हूं, मैं बहुत बेहतर जानता हूं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। पहला, आपको अपने एटीट्यूड से लड़ना होगा, आपको अपने मैथ्स के डर से लड़ना होगा। क्यों? बहुत सारे बच्चे इनका मैथ्स में मतलब 2/3 + 5/9 सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 1/2/3 सॉल्व करने दे दिया जाए, वो तक वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जिनका जीएस में अच्छा स्कोर आ रहा है। रीजन, बचपन से मैथ्स का डर रहा है। यानी डर रहा है तो उस डर में आपने क्या किया है, आपका बेसिक्स बहुत खराब है। आपका जो भी बेसिक्स है वो बहुत ही वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, राइट? और ऊपर से जब आप जिस सर्कल में यहां आते हैं, जब आप पहली बार तैयारी करने आते हैं, तो इस फील्ड के जो भी पहले से हिंदी माध्यम के लोग बैठे हुए हैं, वो आपके दिमाग में क्या डालते हैं? भाई बहुत मुश्किल है,
सीसैट तो किसी का क्लियर नहीं हो रहा, हिंदी माध्यम का तो रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, सीसैट बहुत टफ है हिंदी मीडियम वालों के। आपके मन में डर पे और डर बिठा रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। सबसे पहली बात, आप जब आए तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, खासकर जो हिंदी माध्यम से पहले से तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हो रहा है। रीजन, क्योंकि वो आपके मन में डर बहुत डालते हैं, उनका भी नहीं क्लियर हो रहा है सीसैट। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है बेसिक्स। बेसिक में क्या रीजन है? आपका सबसे कमजोर पार्ट क्या है? सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये बेसिक चीज ही खराब है। अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि टेबल किसको किसको याद है 1 से लेके 20 तक का, मैंने एक इंटरव्यू में जब बोला क्या कि टेबल की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो एक लड़के ने उस पर कमेंट किया था क्या कि ये तो थोड़ी ना टेबल और स्क्वायर रूट का एग्जाम चल रहा है, सीसॉट चला है। मूर्ख इंसान, जिसका बेसिक ही एकदम खराब होगा वो एप्टीट्यूड में क्या करेगा? उसका कैलकुलेशन में कितना टाइम जाएगा? कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। वहां पर एक एक सेकंड की कीमत होती है। 45-47 डिग्री टेम्परेचर में डर के साथ बैठ करके सीसैट का पेपर दे रहा लड़का, इमेजिन कीजिए जो आप लोगों ने दिया है उसको अगर यहां पर मामला गड़बड़ हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कितनी बेसिक चीजों से जूझ रहा है वो बच्चा। आपको सबसे पहले अपने बेसिक को ठीक करना पड़ेगा। आप यहां आते हैं और सारे दिन पॉलिटी लेकर के बैठ के दिन काट रहे होते हैं। मैं किसको क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि आप दिन काट रहे होते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी का जो सबसे कंफर्ट जोन है बच्चों का, वो है पॉलिटी की बुक और दूसरा मॉडर्न की बुक। एक एम लक्ष्मीकांत साहब की बुक जो है और एक एक्सपेक्ट्रम जो है मॉडर्न का। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने भी पूरी तैयारी की हुई है ना, बहुत इतने साल बैठ करके नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली किस्मत साथ नहीं दी। अब सीसैट तो फंसा नहीं होगा, पढ़ा रहा हूं बैठ करके, है ना। तो बहुत रीजन रहते हैं जो बाहर से आते हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है। तो आपको सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलना होगा और आपको मान के चलना होगा कि आपका मैथ्स खराब है और आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले जीएस की बुक्स बंद कर दीजिए 2 महीने के लिए, क्योंकि अगली बार आप फिर से बैठ करके जीएस में हो सकता है कि आप 86 पे फेल कर रहे हो, 88 पे, 90 पे। जब मैंने कट ऑफ के बारे में बोला कि 90 से 94 के बीच में जा सकती है, तो कुछ लड़के मेरे उस पर कमेंट पे हंस रहे थे कि कट ऑफ जो है वो आपको इनको इतनी नहीं जा सकती है। भैया 90 वाले सारे फेल किए हुए हैं। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं कि 94 से ऊपर 95 भी जा सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 94 तक के आसपास गई, चाहे 1 नंबर कम हो या ज्यादा हो, राइट। तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या कि जीएस अभी आप 4 महीने के बाद भी शुरू करेंगे। ऐसे भी जीएस कोई भी कर रहा है तो अभी मेंस करने का टाइम है। अभी जो भी फेल हुए हैं वो सब मेंस पर ध्यान दें। जनवरी तक मेंस करें एटलीस्ट, प्रीलिम्स पर मत दें, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स हो क्लियर तो आपका मेंस क्लियर हो जाना चाहिए। और मेंस वालों को बस मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा कि भाई 3 महीने जितना लिख सकते हो लिखो, पास वही करेगा जो लिखेगा। मेंस में पास वही करेगा जो 3 महीने सिर्फ लिखेगा, जो नोट्स बनाएगा वो पास नहीं करेगा, जो सिर्फ नोट्स ही बनाता रह जाएगा वो पास नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 महीने जितने घंटे लिख सकते हैं, मिनिमम 12 घंटे, मतलब हाथ दर्द कर जाए लिखते लिखते, फिर भी लिखते रहिए, तभी पास कर पाइएगा, क्योंकि कंटेंट अपने आप ऐड होते चला जाता है ना। चलिए, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ सीसैट के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। तो आपको सबसे पहले वर्क कहां करना है? आपको मान के चलना है कि आपका सीसैट खराब है, खासकर जिनका मैथ्स बहुत वीक है, जिनका 1 साल में अच्छा हो चुका है, उनके लिए मैं बाद में बताऊंगा इसी में ही कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन जिनका एकदम ही खराब है, आप सबसे पहले अपने बेसिक की तरफ जाइए। मैं बार बार बोलता हूं, एनसीईआरटी की बुक उठाइए, स्टैंडर्ड 5th से उठाइए, नहीं होता है स्टैंडर्ड 3 से उठाइए। जिस तरह जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो जब आते हैं इस फील्ड में, जिनका ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब बहुत वीक होता है, वो स्टैंडर्ड 6 से बुक उठाते हैं। तो आपको भी मैथ्स उठाना होगा। जिस तरह हम पॉलिटी को सालों भर टाइम देते, तो आपको भी कम से कम 4 महीने सिर्फ मैथ्स को टाइम देना होगा, वरना अगले साल फिर आपका सीसैट अटकेगा। जीएस क्लियर कर रहे होंगे, सीसैट अटक जाएगा। मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है वो इस ढंग से ही डिजाइन किया है
कि बच्चा एकदम वीक है, जिसको मैथ्स एकदम नहीं आती, जिसके अंदर मैथ्स का डर है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो बस आपको उठाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस देते हैं। अरे कॉम्प्रिहेंशन अच्छे खासे बच्चों का गलती होता है, जो श्योर सर्टेन है वो मैथ्स एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उस पर जोड़ दो ना। पता नहीं कहां से फैकल्टी लेके आते हैं ये लोग, क्योंकि अगर ये इतने ही अच्छे सीसेट पढ़ा रहे होते तो मास में बच्चे फेल नहीं होते सीसेट में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ये आपकी लड़ाई है, ये यूपीएससी आईएएस बनने का सपना आपने देखा है, इंस्टीट्यूट ने नहीं देखा है। उसने सिर्फ आपसे पैसा लिया और कोर्स कवर करने का ठेका लिया है, ठीक है। तो ये आपकी लड़ाई है, और जब ये आपकी लड़ाई है तो आपको अपने ढंग से लड़ना होगा। आपको कोई थर्ड पर्सन नहीं बताएगा कि आपका मैथ्स कहां से वीक है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपका मैथ्स कहां से वीक है। अगर आपको पता है कि आपको सब्सट्रैक्शन एडिशन में प्रॉब्लम है तो सब्सट्रैक्शन एडिशन से शुरू कीजिए। आपको यह लगता है कि आपको 1 से लेकर 100 तक का टेबल, क्या नाम है, टेबल तक नहीं आ रहा है, आपको टेबल छोड़िए, मतलब सब काउंटिंग नहीं आती है, टेबल तो मैंने गलत बोल दिया, काउंटिंग नहीं आती है, तो 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग पहले लिखिए। एकदम बेस से स्टार्ट कीजिए, बेस स्ट्रॉन्ग करते जाइए। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 हो गया क्लियर, नहीं रुकेगा। मैंने अपने लेक्चर में बेसिक मैथ्स क्यों शुरू किया, 3 लेक्चर बेसिक मैथ्स का पढ़ाया, फिर से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लोगों को सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है। आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सबसे पहले। जहां से भी किसी से पूछने मत जाइए, सीधे एनसीईआरटी उठाइए, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 ऐसे करके। मैंने कोर्स डिजाइन ही ऐसे किया है। मैं जो कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं 15 से, वो मैंने बनाया ही ऐसे है। स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड 1 की बुक से लेकर कवर करना शुरू, क्योंकि मुझे पता है कि सीसैट में जो मीडियम के बच्चे बैठे हुए हैं उनका मैथ्स बहुत वीक है, उनको फ्रैक्शन तक समझ में नहीं आता, उनको टेबल नहीं याद है, उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब नहीं पता है। दूसरे को कॉपी मत कीजिए। आपके बगल में आप जैसे ही कोई कहते हैं आईआईटी से पास आउट है, आईआईएम से आ गए, आप उसके सामने पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। भाई ये इट्स अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी थी। आप जिस स्कूल से पढ़े हुए थे आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिली। आईआईटी में जो भी पास कर रहे होते हैं 98% बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल से पास आउट हो जाते हैं, पास हो रहे होते हैं, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई होती है। तभी तो तस्वीर बनती है कि किसी, अगर गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ रहा होता है आजकल, वही पढ़ते हैं जिनके मदर फादर इकोनॉमिकली बहुत वीक हो, वही पढ़ रहे होते हैं। और वहां पर गवर्नमेंट इतने पैसे देती है तब पर भी टीचर बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, सिर्फ पैसा खा रहे होते हैं। क्वालिफाइड नहीं तो भगाओ उनको, पैसे क्यों दे रहे हो टीचर को वैसे? लेकिन टीचिंग तो यहां एक धंधा है बस, सब कुछ। आप मत जाइए, किसी को कॉपी मत कीजिए, अपने आप को जज कीजिए। इंसान को उससे बेहतर कोई नहीं जज कर सकता। अगर आपका लेवल स्टैंडर्ड 3 तक का है तो स्टैंडर्ड 3 के से स्टार्ट कीजिए। अगर आपका 5th तक आपको अच्छे से आ रहा है तो 6 से स्टार्ट कीजिए। शर्माना क्यों है? आपको एग्जाम क्लियर करना है। मान लीजिए, दुनिया को बोलिए, आप जब ये बोलते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, जब ये बोलने में नहीं शर्माते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, तो उस पर वर्क करने में क्यों शर्माते हैं? मत शर्माइए, बेसिक से स्टार्ट कीजिए पहले। जब बेसिक ये वाला पार्ट हो जाए, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये जो आपको 1 से लेके, मैं कई बार बोलता हूं 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। क्यूब जो है आपको 1 से लेके कम से कम 11 तक का या 12 तक का क्यूब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, पहले इसको कीजिए तो सही। आपको लगता है, फिर यहां से बढ़िए, तब देखिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। यहां पर से बढ़िए, तब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। ये सब क्या है? बेसिक न्यूमरेसी का है ना पार्ट। इसमें आपको कहां कहां फायदा होगा? डाटा इंटरप्रिटेशन सब में फायदा होगा। ये सब फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन आपका अच्छा रहेगा, परसेंटेज निकालने में फायदा होगा, परसेंटेज वाली चीजों में फायदा होगा। फ्रैक्शन अच्छा होगा, वर्क एंड, जो आपको समय और काम, हिंदी में इसको समय काम कहते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क,
इसमें फायदा होगा। एक काम को 15 घंटे में करता है, बी एक काम को 10 घंटे में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे? तो 1/15/1/10 कितना हो जाता है? ये क्या है? फ्रैक्शन है। आपको फ्रैक्शन नहीं आएगा तो ये कहां से सॉल्व कीजिएगा आप? हर चीजें इसीलिए बनाई गई हैं। एनसीईआरटी पागल नहीं है कि जो एकदम बेस की चीज है उसको स्टैंडर्ड 1 में रखा है, उससे ऊपर की चीज को स्टैंडर्ड 2 में, उससे ऊपर की चीज को स्टैंडर्ड 3 में। मैं अपने आप को तो बताने नहीं आया हूं आपको कि मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है वो मतलब ध्यान में बैठ करके भगवान ने मुझे बताया तब डिजाइन किया है। एनसीईआरटी की बुक उठाइए और कोर्स को कीजिए अच्छे से। अगर मुझसे नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। नहीं सब मैं सिर्फ एक टीचर हेल्पिंग हैंड होता है। मैं आपको चीजें समझाने के लिए आया हूं कि आपको परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसे होता है। बेसिक न्यूमरेसी नहीं समझ में आ रही है तो वो ऐसे होती है। करना आपको ही होगा, लेकिन धीरे धीरे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और एक बार किसी के टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता, उस पर मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। आप लोग दिन काटने में बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं। बुक खोल लेंगे, बुक खोल करके 10 बार पढ़ेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को, पिछले पिछले 25 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को 10 बार क्या, 2 बार भी सॉल्व, 1 बार भी सॉल्व नहीं करते हैं। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी में करके पूछ लीजिए। 90% बच्चों का यही हाल है। बोल दे प्रीवियस ईयर पेपर उन्होंने 5 बार भी सॉल्व किया हो 20 साल का। कंफर्ट जोन में पड़े रहना है, वैसे नहीं होता है। अगर मैथ्स भी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? एक एक करके बढ़ना होगा, अचानक से नहीं आता। मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड 1 की बुक उठाइए, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा कर लेते हैं, इसको अगर आपने मैथ्स को अच्छा किया और ये पार्ट अच्छा करते हैं तो क्या क्या आपका अच्छा होगा? खुद सोच लीजिए। रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए। क्यों? आप देखते ही पहचान लेंगे कि 2 का डिफरेंस हो रहा है, 4 का हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है। रीजनिंग में यही तो चलता है। रीजनिंग में क्या चलता है? स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, यही सब तो चलता क्या है? कुछ एक्स्ट्रा तो आता नहीं। 4-5 चीजों का खेल है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, यही सब का खेल है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इसी का खेल है ना। स्क्वायर रूट, क्यूब, इसी सब का खेल है। और क्या है रीजनिंग? और दिमाग जब से ही आपको फास्ट करना लगेगा, तो जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो कुछ चीजें हैं, कैलेंडर क्या है, ये सब चीजें हैं, वो सब कवर हो जाएगा। क्यूब क्या है, कौन इधर है, कौन उधर है। भाई बेसिक न्यूमरेसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और जितना मैं चीजें बता दूंगा, सारी चीजें मैंने इस बार, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार तो मैंने वीडियोस ही नहीं बनाए। मेरे 52 में से 22 क्वेश्चन तो सीधा सीधी आ रहे हैं, और 4 नए क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले पार्ट में, वो उठकर एज इट इज आए हैं। सिर्फ डिजिट चेंज है। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने प्रूफ दिया है। तो आप जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं कोई यहां आपको ये ज्ञान नहीं देने आया हूं क्या कि आप लॉजिकल रीजनिंग में आप परसेंटेज है तो इसको कैसे करें, ये है तो इसको, पहले बेसिक से शुरू करें और जीरो से शुरू करें। हवाबाजी से एग्जाम नहीं क्लियर होता है। वीक है तो एक्सेप्ट करें कि वीक है, और जहां से वीक है उस पर वर्क करें, प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज एनसीईआरटी की बुक को जरूर सॉल्व करें, जो आपके स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटी को। मैं 1 इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बच्चों का वो भी कमजोर है। मैथ्स बहुत वीक है तो 1 से उठाओ ना यार, बहुत अच्छे वर्ड में लिखा हुआ है एनसीईआरटी। अगर 1, ये सब 1 से लेके 4 तक की बुक 4 दिन में खत्म हो जाएगी। 4 से 5 दिन में स्टैंडर्ड 1 से लेके 4 तक की खत्म, जरूरत ही नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड 5 से लेके 10 तक की बुक्स करें अच्छे से, टाइम दें। और मैंने पूरा सिलेबस ही डिजाइन किया है स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक का, एनसीईआरटी को उठाकर डिजाइन किया है, सो दैट जिनका मैथ्स बहुत वीक है उनका मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। मैं बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं मान के ही चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मैं मान के ही चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि अगर आ रहा होता तो 33% तो क्रॉस कर ही जाते यार। तो एक्सेप्ट करो,
ये नहीं आता है और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां से भी उनको सॉल्व करो। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, एकदम पहला आपको अपने एकदम ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको डराते हो कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं। मैं जानता हूं हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता हिंदी माध्यम का ज्यादा रिजल्ट। चाहे वो मेंस, चाहे वो सीसेट में फेल कर रहे हो, यहां की बात करेंगे तो वहां वो अटकेंगे, वो आगे मेंस में अटकेंगे। रीजन, हिंदी माध्यम के बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का मेंस में ये जो लटकने का रीजन है, एक तो 50 बच्चों के बीच में एक बच्चे प्री क्लियर करते हैं, उनके हवाबाजी ज्यादा रहती है, लिखते बहुत कम है, लिखते बहुत कम है। और दूसरा, चूंकि उनको स्कूलिंग में वैसा मिला नहीं होता है आदत, तो उनका जो, उनको लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम होती है, उनको स्ट्रक्चर नहीं पता होता। बट भाई आप जहां से कोचिंग लिए हो, जहां पर मेंस का टेस्ट कर रहे हो, मिलो ना लोगों से, टाइम वेस्ट मत करो। जब पास किए प्रीलिम्स तो लिखो अच्छे से। हिंदी माध्यम से ही पास करने वाले लोगों को मैं जानता हूं, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहले, अगर आपका मैथ्स वीक है, आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी से हो, ह्यूमैनिटीज के हो, इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से, अगर मैथ्स वीक है तो यही बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला के आपको बेसिक से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, अचानक से नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आप जब मेरा कोर्स करेंगे, जो भी करेंगे उनको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। मार्केट में बहुत फीस है, बहुत मेहनत करके कोर्स बना रहा हूं, तो थोड़ा तो चार्ज लूंगा ही ना यार। बाकी कुछ फ्री वीडियो जो भी आ रही है वो आप देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे क्या कि भाई मैंने बड़े इंस्टीट्यूट में दिया है तो फिर मैं इनको क्यों फ्री में ही ले लूं, तो जाइए वहां पर, आपका स्वागत है वहां से तो आप पास कर ही रहे हैं। अगर आप मेरे पास नहीं भी आना चाहते हैं, बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल मत आइए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत आइए। लेकिन कुछ बेसिक चीजें कर लीजिए यार। क्या करना है, एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10। मैं स्टैंडर्ड 1 बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत लोगों का बहुत खराब है मैथ्स, बहुत ज्यादा ही खराब है, तो 0 से स्टार्ट कीजिए। मैं तो कह रहा हूं काउंटिंग नहीं आती तो बैठ कर काउंटिंग लिखिए 1 से लेकर 100 तक की 50 बार। टेबल तो 90% बच्चों का जो है टेबल याद ही नहीं है उनको, 1 से लेकर 20 तक का किसी तरह कर करके उनका टेबल चलता है। फटाफट होना चाहिए हर कुछ, कैलकुलेशन बड़ा ही है। और सामने बोर्ड में जो बैठ कर लाइब्रेरी में लिख कर लिखते हैं ना कि इस क्या नाम है 1.5% ये हो गया, इसकी इतनी वैल्यू, वो नहीं, यहां होना चाहिए। टेबल यहां, स्क्वायर यहां, क्यूब यहां, सब यहां। जो सामने में बोर्ड पे या फिर रूम में इंडिया का मैप लगाने से कुछ नहीं होता है, उससे आप कोई बहुत सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो जाते। हर तरफ मैप टांग दिए हैं लाइब्रेरी में, रूम में, ये सब, उससे कुछ नहीं होता, यहां होना चाहिए। बार बार मैप देखिए, एटलस, तब जाकर के दिमाग में यहां आएगा मैप। जो टंगा होता है ना वो टंगा ही रह जाता है, वो आपको ही पता है आप कितनी बार जाकर के देखते हैं मैप। या वो जो टेबल लिख करके टांगते हैं, कॉपी पे लिखिए टेबल, पेन उठाइए और कॉपी पे लिखिए। टेबल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन को कीजिए, फ्रैक्शंस को सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शन के एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आपकी। इससे आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगा, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। अगर आप जहां पढ़ रहे हैं अगर उनसे आप संतुष्ट हैं तो बिल्कुल उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से क्यों भाग रहे हैं? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, है ना। तो मैं बस लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि जिसका भी सीसेट में प्रॉब्लम है उनको 4 स्टेप में आगे बढ़ना है। पहला, अपने एटीट्यूड को बदलना है, ठीक है। अपने एटीट्यूड को बदलना है, ठीक है। एटीट्यूड में क्या बदलना है? उनको ऐसे लोगों से दूर रहना है, राइट।
आपको सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को बदलना है। एटीट्यूड में क्या करना है? ऐसे लोगों से दूर रहना है जो बहुत ज्ञान दे रहे हो, जो पहले से ही डरा रहे हो मैथ्स को लेकर के। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। सब दूसरा, बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक से स्टार्ट करना है, राइट। घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। 2 से 3 महीने काफी है। और पर डे, सबसे बड़ी बात, पर डे 2 घंटे आपको अपने सी सेट को देना है, लाइक अ सब्जेक्ट, किसको देना ही है, पर डे देना है। लास्ट ईयर एक लड़के ने मुझसे पूछा था, उसका जीएस क्लियर हो रहा था बार बार सी सेट की, मैं क्या करूं, मेरा नहीं हो रहा है। मैंने सी सेट को पर डे 2 आवर्स दो, बस पर डे 2 आवर्स, तो मेरा क्लियर हो जाएगा। और इस बार हो गया उसका। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी सब्जेक्ट को पर डे 2 आवर्स देते हैं ना, तो अपने आप वो चीजें अच्छी हो जाती हैं। आप समझ रहे हो, पर डे 2 आवर्स का मतलब एक साल में 700 घंटे आप दे रहे हो। पास तो करा ही देगा ना, राइट। चौथा, एनसीईआरटी मिनिमम स्टैंडर्ड 4 से लेकर के 10th मिनिमम। वीक है स्टैंडर्ड 3 से, और वीक है स्टैंडर्ड 2 से। एकदम घंटाल है वाला हाल, एकदम कुछ नहीं आता, स्टैंडर्ड 1 से, वहां से करना है। मैथ्स है वही बात है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी अवध जात के सिलपत प्रदर्शन। यानी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक उसी टाइप। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया गया, जितना दिया गया उतना ही। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जहां से मिल जाए। एसएससी से मिल जाए एसएससी से कीजिए, बैंकिंग से मिल जाए बैंकिंग से कीजिए, कैट से मिल जाए कैट से कीजिए, जहां से मिल जाए। एनसीईआरटी से मिले एनसीईआरटी से कीजिए। और मैंने जितने क्वेश्चन 2023 में जो टफ आया है, आप उठा करके देख सकते हैं, मैंने जितने क्वेश्चन कराए उसमें फॉर्मूला का यूज ही नहीं किया है। चीजें बहुत सिंपल ढंग से होती है, अगर आप उसको सिंपल ढंग से देखेंगे तो सिंपल ढंग से सॉल्व हो जाएगा। 2024 का सॉल्यूशन देख लीजिए, जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ इस बार के पेपर का, क्या कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है। उठाइए सॉल्यूशन देखिए, एकदम सिंपल वे में सारा सॉल्व हो रहा है सारा क्वेश्चन, जितने के जितने क्वेश्चन उसने दिए हैं। तो अगर आपको मेरे तरीके से नहीं चलना है, अपने तरीके से चलना है, जैसे आप सिंपल वे में आगे बढ़ना है, सीसेट क्लियर करना है, तो ये वाला पार्ट को फॉलो कीजिए, राइट है। इस वाले पार्ट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली पास कर जाएंगे। एटीट्यूड में चेंज कीजिए कि मुझे वीक मैथ्स में नहीं रहना है, भले मुझे एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़े, और आज से ही स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि एग्जाम के 2 महीने पहले मैं सीसेट शुरू करूंगा, आप फिर से फेल कीजिएगा। जिनका सीसेट खराब है वो अभी से स्टार्ट करें और अच्छे से लग जाइए, तभी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी बातों पे कॉन्फिडेंस है तो आप प्लीज इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, अभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो रहा है, और मैं जल्द कोशिश करूंगा कि 1 अगस्त से इंग्लिश मीडियम में भी मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।